नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, जहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस से पूर्व विधानसभा स्पीकर हैं कुलदीप शर्मा, जो आज करनाल में आप देख सकते हैं पहुंचे हैं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, जो कि एक अहम प्रेस वार्ता करेंगे। और मुद्दा आपको मालूम है कि क्या मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि जब से इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है लगातार भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कुलदीप शर्मा नजर आए हैं और आज एक बार फिर से मीडिया के सामने रूबरू होंगे। जानते हैं उनसे कि क्या कुछ वो कहेंगे। सर्वप्रथम आपका प्रेस वार्ता में स्वागत है। मैं प्रेस में अपनी बात कहूं उससे पहले बाबा गुरु नानक जी का आज प्रकाशोत्सव है। समस्त सिख समाज ही नहीं, सारा देश महान गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर को मना रहा है। मैं अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से समस्त समाज को बधाई देता हूँ। आज हमारी प्रिय नेता, कांग्रेस की सर्वोच्च नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी जन्मदिन है। वो हमेशा कांग्रेस के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। आयरन लेडी के नाम से मशहूर भारत की राजनीति में एक मजबूत और स्थिर नेतृत्व जिन्होंने दिया। हम अपने श्रद्धा सुमन श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रेषित करते हैं। आदरणीय मित्रों, आखिर में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के चुनाव में अपनी दिखती हार को देखकर देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना हठधर्मिता छोड़कर 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। बहुत देर में किया है फैसला। देश को बहुत हानि हो चुकी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। प्रधानमंत्री के निर्णय का अभी स्वागत तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि कारण कुछ और है। कारण यह है कि जिस एमएसपी की गारंटी की लड़ाई किसान लड़ रहा था, इन 3 कृषि कानूनों को संसद में वापस लेते वक्त अगर देश के प्रधानमंत्री एमएसपी की गारंटी का कानून लेकर आए, तब मैं स्वागत करूंगा। 600 से ऊपर लोग शहीद हो गए। हरियाणा की श्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने उन पर लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें की। उनको आतंकवादी कहा उनके सरकार के मंत्रियों ने, देशद्रोही तक कह दिया। लेकिन किसान अपनी लड़ाई आंधी तूफान, सर्दी और गर्मी के बीच लड़ते रहे। दिल्ली की सरहदों पर गूंगी और बहरी सरकार का दरवाजा खटखटाते रहे। बधाई तो देश के किसान को मिलनी चाहिए, जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद इस लड़ाई को जीता है। सरकार के निर्णय का स्वागत मैं तब करूंगा जब उन 600 से ज्यादा किसानों जिनकी मृत्यु इस आंदोलन के कारण हुई, उनको एक नौकरी मिले परिवार में, उनके परिवार को मुआवजा मिले और देश का प्रधानमंत्री उनसे माफी मांगे कि मेरी जिद की वजह से देश में इतने लोगों की जान गई। मैं इसका स्वागत तब करूंगा जब लखीमपुर खीरी कांड के अंदर निर्दोष लोगों पर जीप चढ़ाकर गोली चलाकर देश के गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने, जब जेल में है, मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में, इसलिए मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता।
लेकिन इसका स्वागत तब करूंगा जब लखीमपुर खीरी कांड के जो लोग हताहत हुए उनको न्याय मिलेगा। ये तो देश के प्रधानमंत्री की मजबूरी बन गई थी। चारों तरफ से फीडबैक आ रहा था, चाहे पंजाब था, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे गोवा था, चाहे कहीं था, ये फीडबैक आ रहा था उनकी सरकार के द्वारा नियुक्त अपने गवर्नर सतपाल मलिक का ये बयान कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा, जब उनके अपने लोग ये बोलने लगे तब कहीं प्रधानमंत्री के दरबार की घंटी बजी है और उन्होंने इस निर्णय को वापस लेने का। आज प्रधानमंत्री का अभिमान टूटा है, साथ में देश के उन नेताओं ने, हरियाणा के उन मंत्रियों ने जिन्होंने समाज को बांटने की कार्रवाई इस आंदोलन के रास्ते से की, जिन्होंने किसानों पर जुल्म से सितम बहाए, उनको भी किसानों से माफी मांगनी चाहिए, क्षमा प्रार्थी होना चाहिए, किसानों के दरबार में नतमस्तक होना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को तो जाकर अमृतसर में सरोवर में स्नान करना चाहिए और सरोवर में खड़े होकर वो गोल्डन टेम्पल की ओर मुंह करके माफी मांगनी चाहिए कि मैंने गुरु नानक के बेटों पर, बच्चों पर लाठियां चलाई, अश्रु गैस छोड़ी, उनका खून सड़कों पर बिखरा, पानी की बौछारें दी, क्षमा मांगनी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि जिस दिन काले कानून वापस हो जाएं, देश की संसद में एमएसपी की गारंटी का कानून बन जाए, उस दिन हम सब लोगों को मिलकर एक क्षमा दिवस मनाना चाहिए कि हम प्रधानमंत्री जी को, उनकी सरकार को, उनकी प्रदेश की सरकार को, विभिन्न प्रदेशों की सरकारों को माफ करते हैं, क्योंकि माफी देने वाला बड़ा होता है। लेकिन जो हानि होनी थी हो गई। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव हारेगी, पंजाब में ढूंढे नहीं मिलेगी, एक तरह से मैं कहूंगा, और मेरी बात आप रिकॉर्ड करके रखना, याद रखना, ये भारतीय जनता पार्टी के अभिमान की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पतन की कहानी शुरू हो गई। अभी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। 2023 के अंत तक हरियाणा की सरकार अपनी अंतिम सांसें ले रही होगी। इसको आप भविष्यवाणी के रूप में याद रखना, संभाल के रखना प्रेस के लोगों से। जब इसका दम टूट रहा होगा तब मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने क्या कहा था। आज देश का प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। किसानों के सामने आज नतमस्तक हुए प्रधानमंत्री को देख रहा था मैं टेलीविजन में। उनको अपराध बोध था, उनके चेहरे से अपराध बोध दिखाई दे रहा था। मैं किसानों को, जिन्होंने निरंतर लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी, जुल्म सितम सहे, परिवार को छोड़ा, मौसम की मार को सहा, लेकिन सच्चे निकले अपनी जुबान के कि जब तक लड़ाई जीत नहीं लेंगे अपने घर वापस नहीं जाएंगे। देश के किसान बधाई के पात्र हैं। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इस लड़ाई को जीता है, लेकिन लड़ाई शेष, समर शेष है। सर, लड़ाई जीतने के बाद भी लगता है कि अब किसान माफ करेंगे भाजपा सरकार को? भारतीय जनता पार्टी 2024 में अपने अंतिम दर्शनों के लिए तैयार रहेगी।
अभी आपको क्या वजह लगती है सर? देश का कोई वर्ग ही नहीं है, सबसे बड़ा वर्ग तो किसान है। 62% लोग देश में किसानी करते हैं। जब किसान देश का परेशान है, चाहे ट्रैक्टर का भाव हो, चाहे डीजल का भाव हो, चाहे पेस्टिसाइड का हो, खाद मिलती नहीं, थानों से खाद मिलती है, लाठियां बरसाई जाती हैं, औरतों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है। जब देश का किसान परेशान है तो गांधी ने कहा था कि देश की सत्ता का रास्ता किसान के खेत से गुजरता है, और उस खेत में आज भारतीय जनता पार्टी अपराधी के रूप में खड़ी। जैसा पंडित जी अभी आ रहा था, कल मैं देख रहा था कि जो एक्सप्रेस हाईवे बना, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, पूर्वांचल के लोगों को ठगने के लिए अभी हाईवे पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन खूब जहाजों की उठापटक करके प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है, लेकिन उसका कोई लाभ उनको मिलेगा? गरीब की बैलगाड़ी तो उस पर चल नहीं सकती, पूर्वांचल के किसान का ट्रैक्टर उस पर नहीं चल सकता है। वो हाईवे तो प्रधानमंत्री के मित्रों की बड़ी गाड़ियों के लिए बनाया गया है, उससे देश के गरीब को क्या फायदा होगा? 12 लाख दीपक आस्था के प्रतीक अयोध्या के मंदिर में सरयू के घाट पर जलाए गए, उससे देश की गरीबी कम हो गई है, बढ़े हुए दाम कम हो गए हैं। दीप जलाने का इतना बड़ा दीपदान का फायदा हुआ है देश में कि गरीबी की रेखा से अचानक ऊपर निकला है। अरे ये दीपक जो राम के प्रति आस्था में जलाना चाहते, खुद राम ये कह देंगे कि मेरी आस्था में दीपक ना जलाओ, ये दीपक एक गरीब की झोपड़ी में जलाओ जहां प्रकाश होगा। सर आपने कहा कि वो कहीं ना कहीं हिमाचल में वोट परसेंटेज बढ़ा है कि घटा है? सर आप हरियाणा की नहीं, पहले वहां की तो बता दीजिए, वहां बढ़ा है कि घटा है, क्योंकि मैं तो हिमाचल देख रहा हूं। केवल अगर वोट, लेकिन आपको एक सही आकलन में बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अचानक उम्मीदवार जो 2 दिन पहले पार्टी में आया था उसको इसलिए बनाया उसकी क्षमता को देखकर, और उस क्षमता का पूर्ण उपयोग किया गया। वहां पर वोटें डाली नहीं गई, वोटें खरीदी गई थी। कांग्रेस ने उच्च नेतृत्व के फैसले को मैं चुनौती नहीं देना चाहता, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है। जो कुलदीप शर्मा कभी व्यक्तिगत राय अपनी बात कहते हुए ना कभी पीछे हटता है ना कभी हटेगा। चुनाव ही नहीं लड़ा है, चुनाव का प्रबंधन नहीं हुआ। चुनाव को सही ढंग से अगर हम लड़ते तो हमारी जो हालत हुई वो नहीं। तो यही बात तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहाँ वोटें खरीदी गई थी, तो कांग्रेस पार्टी की डील नहीं हो पाई किसी से भी। हम कोई वोट नहीं खरीदते हैं, हम वोट मांगा करते हैं। पंजाब की आपने बात की, कैप्टन अमरिंदर जी कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने बिल वापसी की है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपके पुराने साथी रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर का हम सम्मान करते हैं। आज वो हमारी पार्टी में नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उनका सम्मान छोड़ दें, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई कि देश का अन्नदाता नाराज है, इसलिए उनको 1 साल से जिस निर्णय को नहीं बदला जा रहा था, देश के कृषि मंत्री ने अनेकों बार ये कहा कृषि कानून वापस नहीं हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री का विषय नहीं था, ये सेंट्रल कानून है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री भी ताल ठोक रहे थे तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो यहां तक कह रहे थे लट उठा लो और सीधा कर दो, इनको नेता बन जाओगे। पहले ये आतंकवादी बताते हैं, खालिस्तानी बताते हैं, और अब इन्हीं से माफी मांग रहे हैं। दोहरा चेहरा है और कुछ बड़ी मंशा है इसके पीछे। अब ये भी समझाने की जरूरत है कि चेहरा दोहरा है। देश के किसान को जो धरती का सीना चीर कर देश के
गरीबों का पेट भरता है उसको आतंकवादी कहा जाए, देशद्रोही का? अरे देश क्या है? ये तो महात्मा गांधी को देशद्रोही कह रहे हैं। ये कैसा देश है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को दुष्यंत कुमार गौतम जैसा छोटा आदमी, छोटा इन द सेंस के अभी उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है? कहाँ पंडित जी, कहाँ दुष्यंत गौतम? उन्होंने अपनी संविधान अनुसार कह दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और दुष्यंत गौतम का कद बराबर है क्या राजनीति में? दुष्यंत गौतम ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तो देशद्रोही थे, इनका मुंह थोड़ी पकड़ा जा सकता है। देखिए, महात्मा गांधी वैश्य परिवार से थे, लेकिन उन्होंने देश के लोगों की लड़ाई लड़ी, वैश्यों की लड़ाई नहीं लड़ी थी। उन्होंने देश की गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सर MSP आज ये सब लोग जो महात्मा गांधी के प्रति इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए इस शब्दावली का प्रयोग, अगर दम है किसी में तो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है उसके बारे में एक शब्द बोल के दिखाएं। बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में एक शब्द, एक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगा ये देश। पंडित नेहरू, महात्मा गांधी जिन्होंने अपनी अंधी जवानियां ब्रितानवी साम्राज्य की जेल की कोठरियों में गुजारी, आज उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। कुलदीप जी, जो ये 3 कृषि कानून रद्द करने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, ये किसानों की जीत है या कांग्रेस पार्टी की जीत है? क्योंकि सरकार की ओर से ही कहा जा रहा था कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। देखिए, किसानों की जीत है। हम समर्थन कर रहे थे क्योंकि किसानों की बात जायज थी, इसलिए जीत किसानों की है। इसको मैं श्रेय लेने के लिए हम राजनीति नहीं करते। देश की सेना लड़ती है, श्रेय प्रधानमंत्री लेते हैं। देश के सेना के लोग जवान शहीद होते हैं, प्रधानमंत्री को वोट मिलती है। इलाहाबाद उपचुनाव की बात की जाए, अभी आपने कहा कि हम हाईकमान को चुनौती नहीं देना चाहते। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अपने पीछे के अनुभवों से सीख सकती है। तो अगर कोई हमारे कड़वे अनुभव रहे हैं तो हमको अपनी गलती को सुधार कर उन कड़े अनुभवों से कुछ ना कुछ सीखेंगे। अभी पंडित जी करनाल, लेकिन इस देश के अंदर, देश के संविधान के साथ, देश के संविधान की लड़ाई लड़ने वालों के साथ, देश का संविधान बनाने वालों के साथ अगर कोई नेता, कोई पार्टी अभद्र भाषा का प्रयोग करेगी, हम उसका विरोध करेंगे। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू, देशपिता महात्मा गांधी, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के सम्मान में कोई कोताही करेगा तो हम उसका मुकाबला करेंगे। पंडित जी, भी करनाल में ही जो हुडा की पार्किंग थी उसमें नाइट मार्केट बना दी प्रशासन ने, स्मार्ट सिटी ने। हुडा की तो कोई मार्केट नहीं है। नहीं, हुडा की मार्केट नहीं थी, जगह हुड्डा की थी और पार्किंग थी। वो बदल चुके हैं नाम उसका। मतलब हुडा, मतलब हुडा की हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण नाम लिख दिया। हुड्डा नाम से इनको इतनी तकलीफ है, इतना डर है कि हुडा डिपार्टमेंट का नाम तो पहले से आते ही बदल दिया था इन्होंने। नहीं, जो उसका पार्किंग की जगह थी उसमें नाइट मार्केट बना दी और उनसे कोई परमिशन की कोई ऐसी खबर नहीं है। मतलब अनेकों ऐसी चीजें हैं। साइडों में खाली जगह थी काफी। दूसरा भी गार्बेज मुक्त शहर घोषित किया है करनाल को केंद्र सरकार ने, शहरी विकास मंत्रालय। जैसे कई मुद्दों को लेकर आज प्रधानमंत्री ने कहा कि कमेटी बनाई जाएगी जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे। उसे लेकर कैसे देखते हैं आप? क्योंकि एमएसपी पर गारंटी तो नहीं दी, लेकिन कमेटी की बात की उन्होंने। देखिए,
तीन कृषि कानूनों, कृषि कानूनों को वापस लेना ही केवल मात्र मांग नहीं है। मांग ये भी है कि एमएसपी को गारंटी बनाकर कानूनी शेप दिया है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है, किसान संगठनों से बात करें, विपक्ष को बीच में ले, विश्वास में ले, सभी पक्षों को साथ लेकर चले और एक सामूहिक निर्णय किसानों के पक्ष में लिया जाए। ऐसी कामना हम प्रधानमंत्री जी से ऐसी इच्छा रखते हैं। फिर वही निर्णय ना ले लें कि किसान आंदोलन के रास्ते पर दोबारा आ जाए। इसलिए सोच समझकर, सबको विश्वास में लेकर, भारत लोकतंत्र है। हाँ, लोकतंत्र की भावना का कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा है। देश के लोकतंत्र को खतरा है। यहां बोलने वाले के खिलाफ ईडी और सीबीआई घूम रही है। इसलिए एक गंभीरता से सोचने की बात है। कुलदीप जी, कानून जब बनाए गए, ये प्रधानमंत्री जी ने कानून बना दिया, एकदम किसानों से बात नहीं की। अब जब वापस लेने की भी बात आई, किसानों से बात नहीं की और इसका ऐलान कर दिया गया कि 3 कृषि कानून रद्द कर दिए। इसको कैसे देखते हैं कि अपने आप कानून बना भी देते हैं और वापस भी अपने आप ही ले लेते हैं बिना बात किए? देखिए, व्यक्ति में बुद्धिमत्ता तभी दिखाई देती है या व्यक्ति को बुद्धिमान तभी कहा जा सकता है तब वो सोच समझ के। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देश के प्रधानमंत्री को जो निर्णय लेने हैं उसमें सभी संबंधित व्यक्तियों से सलाह करनी चाहिए। ये निर्णय गलत था, ये निर्णय अभिमानी निर्णय था। इसलिए प्रधानमंत्री ने सर झुकाकर इसको वापस ले लिया, किसानों के सामने नतमस्तक हो गए। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं प्रभु ने, परमात्मा ने उनको सम्मति दी और मुझे तो लगता है परम गुरु बाबा नानक के जन्म दिवस की से पहले होता है, एक दिन पहले प्रकाश उत्सव। आज प्रकाश उत्सव की आहट से प्रधानमंत्री को ये सम्मति मिली कि काले कानून वापस लूं और अपनी सदगति की ओर प्रस्थान कर जाऊं। एक तरफ प्रकाश पर्व मना, मैंने कहा शुरू में कि अभी ये बधाई के पात्र नहीं है। अभी इस निर्णय का स्वागत मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने निर्णय का स्वागत करने का समय रखा हुआ है। जब ये बातें हो जाएंगी, ये प्रश्न का जवाब मैं दे चुका, तब स्वागत करेंगे। अभी ये स्वागतार्थ, स्वागत योग्य निर्णय नहीं है। किसानों पे जो मुकदमे दर्ज हैं या जिनके परिवार में से जिन्होंने खोए हैं, उनके बारे में भी कुछ नहीं वो मैं कह चुका हूँ, पर मुकदमे वापस लेने चाहिए। परिवार को नौकरी और मुआवजा लगता है आंदोलन के साथ। देखिए, उन्होंने 1 साल तक जिस नीति का अनुसरण किया, किसानों को लाठी की भाषा से खदेड़ने की कोशिश की, ये कितना बीच में खाई पैदा हो गई है। साधारण जनमानस, केवल किसान ही नहीं, साधारण जनमानस और भारतीय जनता पार्टी जजपा के नेताओं के बीच में एक खाई पैदा हो चुकी है जो काटना मुश्किल है। सर, बार-बार तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूर्व विधानसभा स्पीकर हैं कुलदीप शर्मा ने कहा कि गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव की आहट से ही, यानी कि प्रकाशोत्सव के पहले ही जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सुबह सुबह उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया और एक तरीके से माफ़ी मांगते हुए ही इन तीनों कृषि कानूनों के बारे में कहा कि इसको वापस लिया जाता है। अपील मेरी आप सभी लोगों से यही रहेगी कि वीडियो को देखें और इसे शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन किसानों का क्या जिन किसानों ने इस पूरे आंदोलन के चलते अपनी शहादत दी, जो किसान शहीद हुए, क्योंकि उनके परिवार वालों को किसी मुआवजे को लेकर या फिर परिवार में किसी सदस्य को नौकरी को लेकर फ़िलहाल देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं कही। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो संबोधन
आज देश के प्रधानमंत्री ने दिया, उसमें जो शब्द थे वो शब्द मैं आप तक एक बार पहुंचा देना चाहूँगी कि साथियों, मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। यह समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको पूरे देश को यह बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। ये शब्द देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुबह के राष्ट्र के नाम जो उन्होंने संबोधन दिया उसके थे, और उसके बाद से ही एक खुशी की लहर भी ज़रूर किसानों में देखने को मिली। हालांकि किसान अब बॉर्डर से उठेंगे या नहीं उठेंगे ये किसानों पर अभी निर्भर है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।